प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं आपके क्लास 11th के सेक्स लेक्चर में, जहां पे बात होगी कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य में होने वाले आगे के टर्म्स में। जो लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा था वो फटाफट से जाके पिछला लेक्चर देख ले, ताकि आगे की चीजें आपके लिए आसान हो सके। तो बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक रिलेशन देखा था जो कि गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच में था। आज उसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से बात आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल आपका ये आज का ये दूसरा एग्जाम्पल होने वाला है। एक हम लोग कर चुके थे वहां पर। यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु या फिर पिंड की गतिज ऊर्जा 300% बढ़ा दी जाए, तब वस्तु के मतलब इसके संवेग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? संवेग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है बच्चों, आइए फर्स्ट समझने की कोशिश करें कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे होगा। उसके लिए आपको बस एक आइडिया होना चाहिए कि पहले इसका संवेग वस्तु का कुछ तो रहा होगा, तो मान लीजिए P रहा होगा। बाद में जो है वो संवेग आपको पूछा गया है कि कितना बढ़ गया। ठीक, पहले किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा रही होगी वो क्या रही होगी? K रही होगी। बाद में आपने क्या पता किया कि गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ गई। कितना बढ़ गया बच्चों? बढ़ गया 300%। 300% बढ़ने का मतलब तो पहले K तो रहा ही होगा, उसमें 300% बढ़ने का मतलब होता है 300 बटे में 100 इंटू K। कैंसिल कर दीजिए इसको, तो ये K2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3K प्लस K। इसको डायरेक्ट 4K लिख दीजिएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। यहां से अब आपको रिलेशन पता होना चाहिए। कैसा रिलेशन? K इज इक्वल टू होता है P स्क्वायर अपॉन 2M। यहां से अगर आपको क्या करना है, रिलेशन निकालना है, मतलब इससे आपको P की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है ना कि सिर्फ संवेग में परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें मास से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केस में इसको लिखा जा सकता है K1 अपॉन K2, इसको लिखा जा सकता है P1 अपॉन P2 का क्या स्क्वायर। बात समझिएगा बच्चों, यहाँ पर हो गया। बाकी 2M कहा गया? मास में कोई तरीके का परिवर्तन नहीं बताया गया है, केवल संवेग। तो जो बदलता है केवल उसी वैल्यू को हमने छोड़ा, बाकी जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। तो K को हम K1 बाई K2 आपके पहले और दूसरे का अनुपात, और P को हम P1 बाई P2 के टर्म में ऐसे लिख रहे हैं। इसको आप ध्यान समझिएगा। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? K1 की जगह पे K लिख दीजिएगा और K2 की जगह पे आप लिख दीजिएगा 4K। यहाँ पे P1 अपॉन P2 और ये स्क्वायर तो है ही। ठीक है, यहाँ पर ये कैंसिल हुआ, 1/2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसे लिखा जा सकता है P1 अपॉन P2 का स्क्वायर। बात समझिए, ये कैंसिल हुआ। यहां से अब आप लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 की जो वैल्यू है वो आएगी 1/2। बात समझ आई? अब आपको निकालना है नए संवेग को। जो नया वैल्यू निकालना है उसको हमेशा क्या करना चाहिए? ऊपर की ओर लिखना चाहिए। तो इसको हमेशा फाइनल वाली वैल्यू को ऊपर कर लिया करें। तो इसको ट्रांसपोज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2/1। क्या बोलते हैं? ठीक है, अब दोनों तरफ 1 से माइनस कर दीजिए, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है ना बच्चों, तो 1 माइनस करेंगे तभी कुछ बात बनेगी। तो यहाँ पर आपने 2 माइनस 1 कर लिया, तो यहाँ 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको आप लिख क्या सकते हैं बच्चों? इसको लिख सकते हैं P2 माइनस P1 अपॉन P1। ठीक, और इसको लिख सकते हैं 1। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। यहाँ से P2 माइनस P1 को आप लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन P। पहले वाला संवेग उसी से तो तुलना करना है, और ये हो गया 1। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वृद्धि पता चल जाएगी, और यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 पे, तो ये हो जाएगा आपका परसेंटेज इंक्रीमेंट, जो कि होगा 100%। तो बात आई वो क्लियर हो गई होगी कि बच्चों अगर हम गतिज ऊर्जा 300% बढ़ाए तो संवेग कितना बढ़ जाएगा? 100%। ऐसा ही अगर मैं बात करूं कि संवेग के जगह आपसे
गतिज ऊर्जा पूछ लिया जाता तो क्या करते, तो ऐसे केस में अगर ये 100% बढ़ा होता तो आपको जैसे आपने गतिज ऊर्जा के साथ किया है वैसे ही आप इस संवेग के साथ कर लेते और करके आप क्या कर सकते थे, K2 के वैल्यू के लिए चेंज निकाल सकते थे। बात समझ आ रही होगी आई होप। अब हम बात करेंगे टॉपिक की ओर और इस टॉपिक के बारे में जो बात करेंगे उसका नाम है संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल। आइए देखते हैं। हाँ तो बच्चों, संरक्षी एवं असंरक्षी बल के बारे में बात करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब देखिएगा बच्चों कि ये भी एक बल ही है, कोई और नहीं, लेकिन यहाँ पे इस बलों को कार्य के आधार पर हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ऐसे बल जिसके द्वारा अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य किसी दूसरे ऊर्जा के रूप में पुनः प्राप्त किया जा सके या फिर उसका आप किसी उचित काम में प्रयुक्त कर लें, इस प्रकार के बलों को हम कहते हैं संरक्षी बल। बेसिकली मतलब ऐसे बल जिससे हम लोग वापस से किसी फॉर्म में कार्य कर सकते हैं, ऐसे बलों को संरक्षी बलों में रखा गया। संरक्षी बल जो भी है वो आपके पथ से इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ये केवल अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं पर निर्भर करते हैं कि ये बिंदुएं कहाँ हैं। ये उनके टेढ़े मेढ़े जिगजैग पथ पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करेंगे कि वो कैसा पथ उनके लिए रहा है इस कार्य के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा, किसी वस्तु पर वह बल जिसके द्वारा कृत कार्य ऊर्जा के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, मतलब प्रयुक्त किया जा सकता है, ऐसे बल जो है वो किस पर निर्भर नहीं करते, यह बल पथ पर निर्भर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसे हम संरक्षी बल तो कहेंगे ही, ऐसे जैसे बल गुरुत्वाकर्षण बल हो गए, ये केवल अंतिम और प्रारंभिक बीच के विस्थापन पर डिपेंड करता है। और यहाँ पे बात करें स्थिर वैद्युत बल, ये भी वैसा ही काम करता है, ये केवल अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की जो लंबाई है उसी पर डिपेंड करेगा। चुंबकीय बल की मैं बात करूं तो चुंबकीय बल भी ऐसा ही बल है और प्रत्यास्थ बल आदि। तो जैसे गुरुत्वाकर्षण बलों को आप टरबाइन को घुमाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब दूसरे फॉर्म में काइनेटिक में चेंज कर लेते हैं। स्थिर वैद्युत बल, इस पे आप स्थिर वैद्युत बलों में प्राप्त कर सकते हैं कार्य को। किस रूप में, जैसे कि दो आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है उससे आप आवेशों को गति प्रदान करते हैं। वहीं अगर मैं चुंबकीय बलों के बारे में बात करूं तो आर्मेचर कुंडली होती है दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में, वहां पर चुंबकीय बलों के द्वारा इसको घुमाया जाता है यांत्रिक ऊर्जा में। वहीं मैं बात करूं प्रत्यास्थ बल, तो प्रत्यास्थ बल आपको स्प्रिंगों आदि में देखने को मिल जाता है, जिससे हम दूसरे सिस्टम बनाते हैं जो गाड़ियों वगैरह में लगते हैं। तो ये सब आपके संरक्षी बलों में आ गए। वहीं मैं बात करूं तो अगर इसके दूसरे पार्ट के संरक्षी, तो ऐसे बल जिसको हम वापस से किसी कार्य में इस्तेमाल नहीं करते, क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, हमारे किसी काम में नहीं आते। तो ऐसे बल जो है वो पाथ पर भी निर्भर करते हैं, मतलब ऐसे कैसे पाथ है, टेढ़े जुड़े और जिगजैग पाथ पर यह निर्भर करता है। तो ऐसे बलों को असंरक्षी बल कहा गया। ठीक, वह बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है तथा यह कार्य पथ पर निर्भर भी करेगा। ऐसे बलों को हम असंरक्षी बल कहेंगे। असंरक्षी बलों में सबसे मतलब बुरा बल आप कह सकते हैं, मतलब जो आपको हमेशा लॉस देता है, उसमें आप कहा जा सकता है घर्षण बल। घर्षण बल देखिए, बुरा कहने का मतलब बस इतना है कि इससे हमेशा हमें ऊष्मा के रूप में हानि ही देखने को मिलती है। वहीं शान बल भी वही है जो कि द्रवों के बीच में लगता है, इससे द्रव गति नहीं कर पाते और उनके परतों के बीच में घर्षण लगता है, उसे हम शान बल कहते हैं। उससे भी हीट के फॉर्म में ही नुकसान होता है। ऐसे ही बलों को हम असंरक्षी बलों में रखते हैं। तो बच्चों आई होप ये बातें दोनों क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो स्थितिज ऊर्जा, इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कि किसी वस्तु में जो एनर्जी स्टोर हो जाए जिसको आप इस्तेमाल कर सके, वो सब आपके पोटेंशियल एनर्जी स्थिर ऊर्जा में आता है। सामान्य शब्दों में समझिएगा बच्चों कि जिस वस्तु पर आप कार्य करें या फिर वस्तु में जो आप कार्य करते हो वो वस्तु में स्टोर हो जाती है और वो स्टोर एनर्जी को जब आप चाहे उसको इस्तेमाल कर सके, तो इस प्रकार की एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी में आती है। ये बात तो समझने की हो गई, लेकिन अब बातों को थोड़ा सा और इनहैंस करके समझेंगे कि किसी वस्तु में ये एनर्जी एक्चुअली क्या बस इतने से डिफाइन हो जाएगी? तो नहीं, किसी वस्तु के अंदर ये एनर्जी उसके आकार
आकार, उसकी विकृति, उसकी स्थिति मतलब अवस्थाओं के आधार पर डिफाइन होती है। मतलब वस्तु के आकार, स्थिति, विकृति तथा अवस्था के कारण जो वस्तु में कार्य करने की क्षमता निहित होती है उसे वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो किसी वस्तु में उसके आकार, स्थिति, अवस्था एवं विकृति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे वस्तु में स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्रकार की स्थिर ऊर्जा होती हैं या निम्नलिखित प्रकार के होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। तो स्थिर ऊर्जा का मतलब ये कहाँ होगा, तो ये मैं बता दूं कि स्थिर ऊर्जा सब में होती है। इस निकाय में भी होगी, हमारे अंदर भी होगी। तो हर निकाय अगर किसी न किसी उसके कणों से बनी है तो उसके कण किसी न किसी स्थिति में, किसी संरचना में है ही। तो ये सब इसलिए है क्योंकि उस पर किसी न एक्सटर्नल प्रकार का, बाह्य प्रकार का कार्य किया गया, उसको नई स्थिति दी गई। तो इस प्रकार से उसमें एक एनर्जी स्टोर्ड है और वो स्टोर्ड एनर्जी जब तक रहेगी तो अपनी स्थिति में बनी रहेगी। अगर वो स्थिति में परिवर्तन करेगी तो इसका मतलब वो स्थिर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है। तो इस प्रकार से सभी प्रकार की वस्तुओं में स्थिर ऊर्जा निहित होती है। तो उसमें बहुत सारे प्रकार हैं। तो इसमें सबसे जो हम लोग पहले बात करेंगे वो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ये सबसे पहला प्रकार होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह से एक एक करके हम लोग और भी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। पहले इसके बारे में बातें होंगी, लेकिन ये सब बातें होंगी अगले क्लास में। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अगले लेक्चर का वेट करिए। धन्यवाद।